we will discuss about the last topic of chapter number 1, that's test data. टेस्ट डेटा होता क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसकी क्या अहमियत है। जब आप किसी भी डेटा को टेस्ट करते हैं तो उनमें मतलब कौन कौन सी आपके पास एग्जाम होती है जिसके बेस के ऊपर आप बड़े इजीली तरीके से अपने डेटा को टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे कि अपने डेटा को वेरीफाई या वैलिडेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। और सेकंड लास्ट में हम आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर देखेंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास टॉपिक होगा यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर अ टेस्ट, कि जब आपके पास एक इनवैलिड डेटा होता है तो आप उसकी टेस्टिंग किस तरह से कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और इंशाल्लाह ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सो टॉपिक है जैसे टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा का मतलब है कि जब आप अपने डेटा को टेस्ट कर रहे हैं, हमने मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग से इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, जब आप अपने डेटा को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके अंदर मतलब उसे राइट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने का मकसद ये होता है चेक किया जाए कि आपका लिखा हुआ जो डेटा है वो ठीक है या गलत है, ठीक है, आया कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो टेस्ट डेटा यानी अपने डेटा को टेस्ट करना, एक मतलब से चेक करना कि उसके अंदर जो एरर या मिस्टेक या जो गलतियां हैं उन्हें किस तरह से रिमूव किया जा सकता है एंड किस तरह से उसे बेटर जो है वो इम्प्रूवमेंट ला जाता है। जैसे आप पेपर देते हैं तो पेपर देने का मकसद क्या होता है, अगर आप पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ने के बाद बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स का मकसद ये होता है कि बच्चे को टेस्ट किया जाए कि आया कि उसे अपने जो भी उसने पूरा साल पढ़ा है उस लेवल या उस कोर्स से रिलेटेड उसे कितना आता है, उसकी बेस के ऊपर फिर उसे क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो वो ये कह रहे हैं टेस्ट डेटा यानी अपने डेटा को टेस्ट करना कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 3 नंबर देता हूँ, N1 N2 N3। मैं तीनों के अंदर कोई नंबर रखवा लेता हूँ 3 4 5। ये मैंने 3 नंबर लिए हैं और 3 नंबरों के अंदर मैंने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाई है। N1 में मैंने 3 रखा है, N2 में मैंने 4 रखा है और N5 में मैंने N3 में मैंने 5 रखा है। अब वो ये इसकी मतलब अगर हम टेस्ट डेटा करना चाहें तो हम कहेंगे कि इन तीनों नंबरों को कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद चेक करो कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या दूसरा तरीका हो सकता है इन्हें कंपेयर करो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जो इनमें आपके पास बेटर नंबर आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसे टेस्ट कर रहे थे। लेकिन मेरे पास इन तीनों वेरिएबल्स के बजाय मैं यहाँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ N4। तो आप देखें जो मकसद है इन तीनों वेरिएबल का बनाने का वो एक चौथे वेरिएबल में कवर नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो तीनों वेरिएबल जो हैं वो आपस में अपनी मतलब अहमियत रखते हैं, लेकिन इस वेरिएबल को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये जो प्रोग्राम में आपने स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाया, इसकी वजह से प्रोग्राम को पता ही नहीं होगा कि ये वेरिएबल क्या है, तो वो बार बार एरर शो करना शुरू कर देगा और उस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। लिखते हुए जब आपके कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम में जो मिस्टेक होती है उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो N4 जो है वो आपके पास एज अ सिंटैक्स एरर के तौर पर शो होगा। उसकी रीजन क्या है, जब आप अपने डेटा को टेस्ट किया है तो टेस्ट करते हुए क्या किए एरर यानी मिस्टेक, तो उस मिस्टेक को आप क्या करोगे रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की अहमियत क्या है, आप जब भी कोई डेटा बनाते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके अंदर जो भी मतलब जो भी डेटा होता है उसे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के थ्रू एक सीक्वेंस के साथ गुजारते हैं। उनमें टेस्ट या अपडेट करने का मकसद क्या होता है, तो टेस्ट और अपडेट इसलिए किया जाता है ताकि जो डेटा आपके पास है जब आप किसी दूसरे के साथ शेयर करें तो जो मिस्टेक्स आपको नजर आ रही हैं वो किसी दूसरे के साथ या किसी दूसरे को नजर ना आए। ठीक है जी, तो डेटा की टेस्टिंग करने का मकसद ये होता है ताकि चेक किया जाए जो आपका डेटा है आया कि वो वैलिड है, इस्तेमाल करने के काबिल है या नहीं है। अगर उसके अंदर टेस्टिंग के दौरान कोई मिस्टेक्स होती हैं उसे रिमूव किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, फिर मिस्टेक्स आती हैं, फिर चेक किया जाता है। उस वक्त तक आप अपने प्रोग्राम या अपने जो भी डेटा होता है उसे चेक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं जब तक कि उसके अंदर जो भी एरर या जो भी आपके पास मिस्टेक्स होती हैं वो रिमूव नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हमारे पास इसी टॉपिक का सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, कि जब आप किसी भी डेटा को टेस्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी इकसाम के आपके पास डेटा होते हैं जिन्हें आप टेस्ट करें। कुछ डेटा आपके पास होते हैं जिनको हम वैलिड कहते हैं, कुछ आपके पास डेटा ऐसा होता है जो इनवैलिड होता है। जैसे यहाँ मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दी वो डेटा हमारे पास इनवैलिड है,
इनवैलिड क्यों कहा? क्योंकि आपके पास 3 नंबर थे जिनको आपस में आप कंपेयर कर रहे थे कि n1 जो है वो n2 से बड़ा है, n2 जो है वो n3 से बड़ा है, या n1 जो है वो n3 से बड़ा है। आप इन तीनों नंबरों को बेटा क्या कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे। लेकिन n4 आपने कहीं से उठाकर वैसे कंपेयर कर दिया। अब n4 आपने स्टार्टिंग से लिया ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उससे कंपेयर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का प्रोग्राम बना हुआ था, आपने मतलब खुद से इस नंबर को अपने इसके प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया, जिसके वजह से ये क्या होगा बेटा? इनवैलिड। इसकी रीजन क्या है? ये तीनों वेरिएबल वैलिड थे जिनके दरमियान आपने टेस्टिंग करनी थी। ये जो था आपने इंक्लूड करके क्या कर दिया है? अपने पूरे डेटा को इनवैलिड कर दिया। ठीक है, वैलिड डेटा का मतलब कि वो डेटा जो आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी मतलब इंपॉर्टेंस है या अहमियत है, और इनवैलिड डेटा जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो वैसे ही आपने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, जैसे अपने प्रोग्राम की लेंथ बढ़ाने के लिए या अपने प्रोग्राम को लंबा चौड़ा शो करने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो गया, आया कि उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, बाउंड्री टेक्स्ट डेटा। बाउंड्री टेक्स्ट डेटा का मतलब होता है कि जो डेटा आपके पास है वो एक बाउंड्री फॉर्म में होगा। जैसे बाउंड्री का मतलब होता है हद। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर रहते हुए मैं जो भी काम करूंगा, या सपोज एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर खत्म किया, ये मेरे पास इसकी क्या होगी बेटा? बाउंड्री होगी। इस हद के अंदर रहते हुए जब हम अपने प्रोग्राम को यूज कर रहा होगा, इसके अंदर जो भी टास्क होंगे वो सारे परफॉर्म कर रहा होगा, वो मेरे पास किसमें आएंगे? बाउंड्री टेक्स्ट डेटा। ठीक है जी। लेकिन जब इन्हीं डेटा को मतलब मैं बाउंड्री से बाहर इन्वॉल्व करना शुरू कर दूंगा, यानी इस हद से बाहर उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। जैसे मेरे पास दो प्रोग्राम है, ये मेरे पास P1 है और ये मेरे पास P2 है। P1 के अंदर जितना भी मैंने काम किया है वो सारा मैं P2 में कर, हालांकि P2 एक अलग प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास P1 की बाउंड्री ये थी, मैंने इसी के अंदर रहते हुए इसे इस्तेमाल करना है। अगर मैं इसे इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा या दोबारा इसे इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा, जिसकी वजह से दोनों प्रोग्राम की जो टेस्टिंग है वो खराब होगी। ठीक है, तो बाउंड्री टेस्ट डेटा यानी ऐसे डेटा की एक शेप या एक मैक्सिमम आपके पास पोजीशन या ओरिजिन या रेंज जिसके अंदर रहते हुए आप इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट जी, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है बेटा लिखने का तरीका। जब आप कोई भी डेटा राइट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेट है। ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है रॉन्ग यानी गलत, यानी जब आप कोई गलत डेटा लिखते हैं, और हमें हमेशा पता है कि टेस्टिंग का मकसद भी यही होता है कि जो गलत डेटा है उसे ठीक किया जाए। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा 4-5 लाइनों का, वो जो 4-5 लाइनों का मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें मैंने किसी जगह पर मिस्टेक कर दी। ये मेरे पास 4-5 लाइनें, अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ इसका फॉर्मेट कोई और था। जैसे आप लोगों को बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को पता है जो नॉर्मल आपके पास फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है, पहले डेज आते हैं, फिर मंथ आते हैं, फिर आपके पास ईयर्स आते हैं। ऐसे ही होता है जैसे आप कहते हो 23 तारीख है, 6वां महीना है और आपके पास 2020 है। तो ये एक एग्जांपल है। अब ये आपके पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट भी क्या कह रहा है कि हमेशा नंबर ऑफ डेज पहले आएंगे, फिर कह रहा है नंबर ऑफ मंथ आएंगे और लास्ट में कह रहा है नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे। अब बेटा अगर आप इसे इस तरह से लिखते हो 2020, 06, 23, तो ये आपके पास लिखा हुआ तो ठीक है, लेकिन इसके लिखने का तरीका जो है या समझने का तरीका है वो क्या होगा बेटा? गलत होगा। तो रॉन्ग डेटा फॉर्मेट का मतलब कि लिखे वक्त ठीक है दोनों सूरतों में, लेकिन लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है वो क्या है? गलत। ठीक है। लास्ट इसमें है बेटा हमारे पास एब्सेंट डेटा। एब्सेंट का मतलब होता है गैर हाजिर। तो एब्सेंट डेटा का मतलब कि आपके पास जो डेटा लिखा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने अपनी कंट्री के बारे में बता दें, अब आप कंट्री के बजाय अपनी सिटी के बारे में बता देते हो, तो वो बेटा सारा क्या होगा? गलत होगा। उसकी रीजन क्या है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका वही आंसर करें। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा जो है वो क्या है? एब्सेंट है, वो गैर हाजिर है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डेटा को टेस्ट कैसे करते हैं, डेटा की इंपॉर्टेंस अहमियत क्या है, और कौन कौन सी टाइप्स हैं जिस तरह का हमें मतलब डेटा को टेस्ट करने में हम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारे पास सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का मतलब होता है तहकीकात करना, और वैलिडेशन उसकी मतलब निस्बत को चेक करना कि उसके अंदर कितनी मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर मुझसे क्वेश्चन ये जो अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दी, मुझसे पूछा गया कि अपनी कंट्री के बारे में बताएं,
मैंने सिटी के बारे में बता दिया, या सिटी के बारे में पूछा गया तो मैंने कंट्री के बारे में बता दी, यानी जो क्वेश्चन मुझे मुझसे पूछा गया मैंने उसके अकॉर्डिंगली आंसर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने जो वेरिफिकेशन की क्वेश्चन की, आपने जो क्वेश्चन की वेरिफिकेशन की वो क्या होगी बेटा, गलत होगी। उसके अलावा आपने एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम के लास्ट में आपने डेट लिख दी, ये डेट आपने लिख दी। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोग्राम है या ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ इस डेट तक इस्तेमाल होता है, इसके बाद अगर आप इस डेट इसको इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा बेटा, गलत होगा। जैसे मिसाल के तौर पे 2019 ईयर चल रहा है, आप जो 2019 का कैलेंडर 2020 में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी रीजन क्या है, उसकी जो वैलिडेशन थी वो पिछले साल तक की थी। अब अगर आप उसे 2020 के साथ कंपेयर करोगे तो हो सकता है काफी ज्यादा क्या निकलेंगे, एरर या मिस्टेक्स आपके पास निकलेंगे। तो जब आप पिछले साल को अगले साल के साथ कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर करते हुए चेक कर लें कि उसकी वैलिडेशन है या नहीं है। जैसे पिछले साल में जो ईद का दिन था, जो डेट थी वो डिफरेंट थी आज के इस साल के साथ। उसके अलावा रमजान और वटेवर जितने भी हमारे त्यौहार आ जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन का मतलब चेक किया जाए कि आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं। ठीक है, आंसर जो जिस जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफरेंट हो आंसर डिफरेंट हो, आपके मुताबिक आंसर भी ठीक है, उसके मुताबिक क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन दोनों आपस में कंपेयर या रिलेट ना करने की वजह से उसकी वेरिफिकेशन जो होगी वो गलत होगी। वैलिडेशन का मतलब कि तहकीकात करना कि उसकी वैलिडेशन या वैलिड यानी उसके अंदर मैक्सिमम डेट या मैक्सिमम पोजीशन कहां तक है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा मैंने ये दी है, आपने 2019 का कैलेंडर का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अब आप उस सॉफ्टवेयर को 2020 में इस्तेमाल नहीं कर सकते उस सूरत तक जब तक आप उसे चेंज नहीं करते। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके बाद यही आपके पास एक एग्जांपल्स दी गई है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। आपकी किताब के ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है पिज्जा बॉय की। पिज्जा बॉय के बारे में ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन मिसाल के तौर पे आप दो फ्रेंड हैं, ठीक है, दो फ्रेंड हैं, एक F1 है और एक F2 है, ये दो फ्रेंड है। अब फ्रेंड नंबर 1 जो है वो पिज्जा ऑर्डर करता है और फ्रेंड नंबर 2 जो है उसके पास आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो पिज्जा बॉय पिज्जा देने के लिए आया है उसकी वेरिफिकेशन जो है, किस चीज की वेरिफिकेशन, एड्रेस की, वो क्या होगी बेटा, गलत होगी। तो वो एक तरीका तो ये है, अगर आपने मतलब दिल में थोड़ा सा खोट होगा तो फिर तो आप पिज्जा रख लोगे और गलत एड्रेस बता दोगे और व्हाटएवर क्या क्या कर लोगे। लेकिन आप में ईमानदारी होगी तो आप एक तरीके कार के मुताबिक उसे बताओगे कि आपने जो घर का एड्रेस वेरीफाई किया है वो क्या है, गलत है। आप अपने फ्रेंड का एड्रेस बताओगे, अंदर वो इजीली तरीके से वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है वेरिफिकेशन कि जो आपके पास डेटा है, जो एड्रेस है वैसा ही एड्रेस उसे असाइन किया जाए। ठीक है जी, दूसरा होता है बेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन क्योंकि जब पिज्जा बॉय पिज्जा देने के लिए आया तो आपको पता है उसमें टाइम की वैलिडेशन होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पिज्जा आज मंगवाया था तो कल मिल रहा है, या कल मंगवाया भी नहीं था आज मिल रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वैलिडेशन जो है वो क्या होगी, गलत होगी। तो ये दोनों हमारे पास इसमें ये एक ही एग्जांपल इन दोनों में बड़ी आसानी के साथ कवर हो रही है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन इन दोनों में किस तरह से डिफरेंस किए गए हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इसमें एक एग्जांपल। आपकी किताब के ऊपर एक और पिज्जा बॉय के साथ एक और एग्जांपल भी दी हुई है एल्गोरिथम के साथ कि मैंने एक एल्गोरिथम बनाया है जिसमें मैंने पहले 50 एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठते हैं। अब मैंने क्लास के बच्चों को देखते हुए 50 बच्चों का एक एल्गोरिथम बना दिया। ठीक है जी, अब जो मैंने एल्गोरिथम बनाया सपोज 2 महीने ठहर कर 50 के बजाय 70 बच्चे हो गए। अब वो 50 बच्चों वाला जो एल्गोरिथम है वो 70 बच्चों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो मैंने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। तो क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट जब इंक्रीज होंगे तो आपके प्रोग्राम की जो वैलिडेशन है वो भी क्या होगी, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। बात क्लियर होगी बेटा? तो ये हमारे पास दो एग्जांपल दिए, एक एल्गोरिथम के थ्रू बताइए आपकी किताब पर दी हुई है और दूसरी मैंने एक पिज्जा बॉय की एग्जांपल। ठीक है जी, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। अब जब आपने अपने डेटा को टेस्ट किया
डेटा को टेस्ट करने के दौरान आपको पता चला कि इसके अंदर क्या है, एरर है। अब उस एरर को आपने क्या करना है बेटा, रिमूव करना है। तो वही कह रहे हैं जब भी किसी एरर को रिमूव किया जाए तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या, उसे शनाख्त किया जाता है कि एरर कितना है, कहां तक है, किस जगह पर है, ये सारी बेटा क्या कर रहे हैं आप, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसे क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर आप उस डेटा को टेस्टिंग के दौरान करेक्ट नहीं करते तो आइडेंटिफाई करने का मकसद भी कोई नहीं, मतलब उसका कोई फायदा नहीं होता। तो जब भी आपने किसी भी डेटा को करेक्ट करना है तो एरर को रिमूव करना है तो बेटा दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाए, कहां तक करना है, किसको करना है, कितना करना है, ये आपकी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन। और दूसरी क्या होगी बेटा इसमें, करेक्ट एरर। करेक्ट एरर का मतलब क्या है कि उसे करेक्ट करेंगे, उसके अंदर कितनी ज्यादा वर्किंग करनी है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर, यानी जो भी आपके पास एरर होता है उसे किस तरह से आइडेंटिफाई और करेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा इसके अंदर दो टर्म यानी दो टॉपिक आपके पास सब टॉपिक्स हैं जो बताए गए हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है जी। इनमें सबसे पहले हमारे पास ट्रैक टेबल और दूसरा है यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग। ट्रैक टेबल का मतलब क्या होता है, ट्रैक टेबल बेटा क्या होता है, हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज को, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम और रो जब आपस में मिलते हैं। तो टेबल में भी बेटा यही होता है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जो होती हैं वो आपस में मिलती है, तो ये आपके पास कंप्लीटली क्या बनता है, टेबल बनता है। अब वो ये कह रहे हैं ट्रैक टेबल में आप क्या करते हैं, इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम और रो बना लेते हैं, जैसे आपकी किताब के ऊपर बेटा कुछ इस तरह से बने हुए हैं जिनमें नंबर ऑफ रो जो है वो ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बेटा क्या है, कम है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ रो और कॉलम आप बनाएंगे इनमें आपने, क्योंकि एल्गोरिथम की आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, एल्गोरिथम में हमेशा क्या आते हैं, स्टेप्स आते हैं। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को बताया था। तो इसमें बेटा आप क्या करेंगे, आपने जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे बता देंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है जी। उसके बाद उस स्टेप के आगे जितना भी लिखा है, मैंने कहा स्टेप 1 में मैंने स्टार्ट किया है, स्टेप 2 में मैंने इनपुट लिया है, स्टेप 3 में मैंने प्रोसेस किया है या सेट किया है, स्टेप 4 में मैंने आउटपुट ली है, स्टेप 5 में एंड अप टू सॉन्ग, ठीक है जी। उसके बाद बेटा मैंने इसके अंदर जितनी भी हर लाइन को अलग-अलग टेस्ट करूंगा। उसके अंदर कोई हो सकता है स्टेप नंबर 2 के अंदर मेरा सिंटैक्स एरर आया, यानी लिखते हुए कोई गलती हो गई हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, कोई ग्रामर मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। या स्टेप नंबर 4 में मैंने लिखना भूल गया हूं, तो ये सारे मेरी हेल्प करेगा, ट्रैक टेबल मेरी हेल्प करेगा उन एल्गोरिथम के जितने भी नंबर स्टेप से रिमूव करने। लास्ट में बेटा इसमें यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग, सम टाइम आप इनवैलिड इस्तेमाल करते हो डेटा, इनवैलिड में तो बेटा बात ही खत्म हो जाती है ना। मिसाल के तौर पे आपने मजमून करना था माय फादर, आपने मजमून कर दिया माय कंट्री, तो इसका मतलब क्या है, जो डेटा आपको कहा गया है आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चले, इसके मुताबिक आपका सारा डेटा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। जब इनवैलिड डेटा हो गया इसका मतलब है आप उसे टेस्ट करें ना करें वो एक तरह से एरर ही कंसीडर किया जाएगा। बात क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद मतलब आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर में हमने क्या देखा है कि अपने डेटा को टेस्ट कैसे किया जाता है, टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्टिंग की कौन-कौन सी आपके पास टाइप्स हैं और ये कुछ हमारे पास टाइप्स गिवन थी। इसके बाद वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपके पास क्या होती है, उसके बाद हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को भी एग्जांपल देखा, जिसमें पिज़्ज़ा बॉय की एक एग्जांपल थी और साथ हमने एल्गोरिथम की एक एग्जांपल दी, ठीक है जी। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर देखा है और उसमें दो सब टॉपिक से ट्रैक टेबल किस तरह हेल्प करता है एल्गोरिथम को फाइंड आउट करने में और यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग कैसे किया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।